नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं यूपी की उस लोकसभा सीट पर, उस लोकसभा क्षेत्र में जहां 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण हुआ। उस भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आप ये सीट हमें जिता दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। आप समझ सकते हैं फिर इस सीट की अहमियत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए क्या है। और जहां मैं हूं, इसी लोकसभा के पड़ोस में एक दूसरी वीवीआईपी लोकसभा सीट है। वहां 2 दिन के भीतर 2 बार योगी आदित्यनाथ आए, लंबा लंबा भाषण दिया। और कल तो एक ही दिन किसी इलाके में योगी आदित्यनाथ थे और वहां से चंद किलोमीटर दूर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। और लगातार बीजेपी के नेताओं का आना जाना है। अंदाजा लगा पा रहे हैं ये 2 सीट कौन है। इस 2 सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि ये सीट है रायबरेली और अमेठी। और इस वक्त हैं हम रायबरेली में, और रायबरेली का ये ऊंचाहार इलाका है। पीछे एक मंच आपको दिख रहा होगा, एक पंडाल दिख रहा होगा। यहाँ प्रियंका गांधी का भाषण होना है। प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। मोर्चा प्रियंका गांधी ने थाम रखा है अपने भाई राहुल गांधी के लिए रायबरेली में, और अपने परिवार से जुड़े किशोरी लाल के लिए अमेठी में हर रोज 8 से 10 नुक्कड़ सभाएं करती हैं और ऐसे छोटी छोटी सभाएं करती है। और हुआ ये कि हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, शीतल पी सिंह, सत्य हिंदी के फाउंडर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों के बड़े भाई की तरह हैं। रायबरेली अमेठी के पास ही है सुल्तानपुर, वो भी एक खास सीट है जहाँ से मेनका गांधी सांसद हैं और चुनाव लड़ रही। सुल्तानपुर में रहते हैं। आज पता चला कि रायबरेली की तरफ शीतल जी आ रहे हैं। मैं भी अमेठी से रायबरेली आ रहा था, तो हुआ कि चलते हैं हम लोग प्रियंका की सभा देखेंगे। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, बीजेपी के नेताओं की भी अलग अलग सभाएं। ये भी पता चला कि बीजेपी के करीब 40 लीडर रायबरेली में इस बार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है किसी ढंग से राहुल गांधी को यहाँ घेरना है रायबरेली में। मोदी तो कह ही चुके हैं। कल भी मोदी ने कहा, बनारस में जहाज पर इंटरव्यू दे रहे थे, स्टीमर पर, पानी वाले जहाज पर, तो हर इंटरव्यू में कहा कि रायबरेली से भी राहुल गांधी हारेंगे। तो ये सब जो ताना बाना राहुल गांधी के इर्द गिर्द बुना जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसकी बुनियाद क्या है, क्या होने वाला है, क्या सियासी समीकरण है। चूंकि शीतल जी इस इलाके को जानते हैं, इसलिए मैंने कहा इनसे बात किया जाए। और रायबरेली का इतिहास हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। 1952 से फिरोज गांधी 2 बार, उसके बाद 67 में जब इंदिरा गांधी पहली बार चुनाव लड़ी तो इंदिरा गांधी, हालांकि 77 में इंदिरा गांधी इसी रायबरेली से हारी राजनारायण से, लेकिन उसके बाद फिर जीती। और उसके बाद का इतिहास हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, इसलिए सियासियत। हाँ, सोनिया गांधी उसके बाद 5 बार यहाँ से एक चुनाव जो उपचुनाव जोड़ लें तो सोनिया गांधी लगातार यहाँ से 5 बार 2004 के बाद से सांसद रही। सोनिया गांधी को जिस शख्स ने, दिनेश प्रताप सिंह ने 2019 में 2.25 लाख के फासले से जो शख्स हारा, वही शख्स बीजेपी का फिर से यहाँ उम्मीदवार है, योगी सरकार में मंत्री। भूमिका मैंने थोड़ी बता दी। अब शीतल जी हम लोग यहाँ समझने के लिए समझेंगे। अब ये भूमिका मैंने इसलिए बताई कि बीजेपी का अध्यक्ष, बीजेपी के सारे शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में इस ताकत के साथ अगर आते हैं और अमित शाह कहते हैं कि रायबरेली की सीट जिता दो, तो समझो 400 पार का आंकड़ा अपने आप हो जाएगा। तो बहुत अहमियत है, क्योंकि उन्हें लगता है 2019 में हमने शिकस्त दी, अब अमेठी में नहीं, यहाँ है तो यहाँ। तो क्या लग रहा है यहाँ आपको? देखिए, ये तो सही है कि बीजेपी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है। सांगठनिक तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी बनी है, इसका सांगठनिक ढांचा बहुत चुनाव लड़ने के लिहाज से एक मशीन में तब्दील है। लेकिन जहाँ तक जनता के बीच एक समर्थन की बात है और जनता के बीच जो सवालों की बात है, उत्तर प्रदेश में तो इस बार अब ये नज़र आ रहा है कि वो सवाल खड़े हो गए हैं और वो सवाल बड़े हो गए। और क्या ये जो इनका सांगठनिक ताकत है और जो इनके पास प्रशासनिक मदद है इनके पास और साधनों की भरमार है, क्या इस जनता के मूड को उलट सकते हैं कि नहीं, ये देखना है। तो हम लोग यही आकलन कर रहे हैं बहुत दिनों से घूम घाम के। लग रहा है ऐसा होता दिख नहीं रहा है, बल्कि उल्टा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि समाज में जो सवर्ण जातियां हैं वो बीजेपी का, मोदी का आधार समर्थक वर्ग में बदल गई थी, उत्तर भारत में खासकर, वैसे तो देशव्यापी तौर पर। उन जातियों में इन सीटों पर आप और हम सब देख रहे हैं कि बंटवारा हुआ है, साफ साफ उनमें बंटवारा है। बाकी प्रदेश में इतना साफ नहीं है, लेकिन अमेठी रायबरेली में हम सवर्ण जातियों के बीच गांव-गांव में आपस में विवाद करते हुए उन्हें पा रहे हैं, जहां कुछ बीजेपी के समर्थक हैं तो कुछ कांग्रेस के भी समर्थक हैं, और एक दूसरे से झगड़ रहे हैं बहुत सारे इश्यूज पैदा करके। इसके बाद क्या हुआ है कि पिछड़ी जातियों में जो पीडीए अखिलेश ने अडॉप्ट करने की कोशिश की,
बहुत सारे दो बड़ी जातियों को उसने इंगेज किया, वो है कुर्मी को और निषाद को। इनके बहुत सारे लोगों को टिकट दिए और अन्य को भी दिए। उससे इनमें थोड़ी सी हलचल पैदा हुई है। वो मुझे सुल्तानपुर में भी नजर आ रही है, बस्ती में भी नजर आ रही है, फैजाबाद में भी नजर आ रही है, बाराबंकी में भी, और ऑब्वियसली अमेठी रायबरेली में भी। अभी एक सवाल बीच में अचानक ध्यान आया कि जिस ऊंचाहार विधानसभा में है, इस ऊंचाहार विधानसभा से समाजवादी पार्टी जीती थी। एक तरह से देखें तो विधानसभा चुनाव में रायबरेली अमेठी दोनों में कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। अमेठी में देखेंगे तो लोकसभा में 5 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी 2 सपा। दिलचस्प बात है कि दोनों सपा से जो जीते, गायत्री प्रजापति की पत्नी, वो भी बीजेपी के साथ हैं। राकेश सिंह जो गौरीगंज से जीते, वो भी बीजेपी के साथ। और ऊंचाहार में तो हुआ मनोज पांडे जो यहाँ से जीते, उनके घर अमित शाह खुद गए। 3 दिन पहले अमित शाह खुद उनके घर गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट या उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनकी ताकत, ब्राह्मण, ये सब राज्यसभा चुनाव में बदल चुके थे, क्रॉस वोटिंग कर चुके थे। तो ये जो बीजेपी एक साधने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी के विधायक 2 अगर लोकसभा सीट को मिला है तो 3 चले गए उनकी तरफ। तो उससे क्या वोट बैंक शिफ्ट होगा या उसका क्या असर होगा, या बीजेपी ये कर रही है तो क्या सोचकर कर रही है? देखिए, विधायकों का कुछ अपना समर्थक तो होता है, लेकिन वोट बैंक आजकल विधायकों के पास एकाध किसी के पास होगा। बाकी लोग वोट जो है पार्टियों का है, वो पार्टियों का जातियों के आधार पर है या जाति समूहों के संगठन के आधार पर है, वो सोशल इंजीनियरिंग जो कहलाता है। तो उस लिहाज से जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं जितना फर्क दूसरी चीजों का पड़ रहा है। जैसे आरक्षण के सवाल पर, संविधान के सवाल पर, जो दलित जातियों में हम एक चेंज देख रहे हैं टुवर्ड्स कांग्रेस, वो जो या टुवर्ड्स गठबंधन, मुझे लगता है वो ज्यादा नुकसान कर रहा है इस चुनाव में बीजेपी की संभावनाओं को। और वो नुकसान सिर्फ यही सीमित नहीं रहेगा। इस अब जो 41 सीटें उत्तर प्रदेश में बची है, ये इन सब में बट गया है। हो सकता है लखनऊ और बनारस में वो कम असर करे, लेकिन बाकी प्रदेश में तो वो असर कर रहा है। अब देखिए, रायबरेली को अगर समझेंगे, ठीक है, फिरोज गांधी से लेकर और सोनिया गांधी तक रायबरेली का इतिहास है, लेकिन ये भी सही है कि पिछले 3 चुनाव में 9 से अगर देखें 9, 14, 19, 3 चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार जीत का फासला घटता रहा। 9 में तो बीजेपी थी नहीं, बसपा थी नंबर 2 पे, लेकिन 14 में भी देख रहा हूं कि 2014 में 63% वोट मिले कांग्रेस को, बीजेपी 21%, लेकिन 19 में 54% और 38% बीजेपी का उठान हुआ। 1,67,000 से दिनेश हारे। अब इस बार राहुल गांधी आ गए, उनके खिलाफ वो आरोप यही लगा रहे हैं कि अमेठी से छोड़ कर आए, अमेठी से भाग कर आए, रोज प्रधानमंत्री बोल। तो जनता उसको उस तरह से कैसे देखेगी, और दिनेश प्रताप सिंह फैक्टर क्या है? क्योंकि अमेठी और दोनों जगह लोग कह रहे हैं कि ठाकुर भी कुछ नाराज हैं, उनकी नाराजगी की अलग अलग वजह हैं। जैसे वहाँ संजय सिंह की वजह बताई जा रही है अमेठी में कि स्मृति ईरानी ने उनको हराया, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं 2022 में। तो यहाँ इसको कैसे देखते हैं जातीय आधार पर? देखिए, सवर्ण जातियों में जैसा मैंने कहा था, बीजेपी का आधार रहा है, कोई शक नहीं, लेकिन रायबरेली और अमेठी में ऐसा नहीं रहा। यहाँ सवर्ण जातियों के बहुत सारे लोग, ये खुद दिनेश प्रताप सिंह एक समय में कांग्रेस में ही थे, 2018 में बीजेपी में आए। हाँ, जो राजनीति कर रहा है वो सब उसी स्कूल से निकले हुए हैं। कभी न कभी गांधी घराने के आसपास रहे, किसी वजह उसी से दिनेश प्रताप सिंह बने, 18 में आए बीजेपी में। हाँ, सब बहुत सारे, मैं उन कारकों पे नहीं जाता। तो उससे ये नहीं होता कि उनकी पूरी जाति उनके पीछे चली जाएगी। जरूर उनका समर्थक वर्ग है, वो उनके साथ है, जाएगा। कुछ बीजेपी का समर्थक वर्ग है, वो जाएगा, लेकिन अधिकांश मैं देख रहा हूँ, कम से कम 4-5 मतदाता समूह जो है वो कांग्रेस की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अब मैं अगर यहाँ का एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसको अगर हम देखें, उसमें फिर आप समझाएं कि वो कौन सा मतदाता समूह है। जैसे दलित बोलते हैं, लगभग रायबरेली की बात कर रहे हैं। रायबरेली इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की घेराबंदी रायबरेली में हुई है। राहुल और प्रियंका की सभाएं, साझा सभाएं हुई है, और अभी 17 तारीख को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा सभाएं रायबरेली और अमेठी में होनी है। दलित 34% है, ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, कुर्मी 4%, मुस्लिम 6%, लोध 6%, अन्य पिछड़ा 26%, यादव 7%। ये समीकरण। तो यादव मुस्लिम को तो ये लोग मान लेते हैं कि वो तो सपा के जरिए आएंगे। ब्राह्मण भी लगता है बहुत बीजेपी की तरफ बाकी जगहों पर होता है, यहाँ थोड़ा टूट है, थोड़ा बंटवारा। बाकी पिछड़ी जाति और दलित में क्या देखते हो आप? देखिए, यादव, मौर्य और दलितों में कांग्रेस को इस बार वैसे लगातार मिला है, चूंकि समाजवादी पार्टी यहाँ से प्रत्याशी नहीं देती, तो उसके मतों का समर्थन इनको रहता है, और माइनॉरिटी का वोट
ये कांग्रेस के लिए आधार पैदा करते रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में इस बार सवर्णों का हिस्सा बढ़ने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में राहुल गांधी की जो जीत तो होगी ही, मैं राहुल गांधी के लिए कह सकता हूँ। अमेठी के लिए मैं उतने दावे से राहुल गांधी के लिए आप कह रहे हैं कि जीत होगी? वो जीतेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो पिछली बार जो उनकी माताजी जितने मतों से जीती थी उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे। मतलब सोनिया गांधी लगभग 1,67,000 से जीती थी, उससे राहुल गांधी का आंकड़ा उससे बड़ा होगा। वो किस आधार पर क्यों कह रहे हैं? नहीं, उसकी वजह है कि जो समर्थक समूह कांग्रेस का था वो वहीं बचा हुआ है, नया जुड़ा है, नया उनसे जुड़ा है। इस चुनाव में कांग्रेस की जिस तरह से उपस्थिति ऑल इंडिया लेवल पर बेहतर हुई है उसका असर हो रहा है। कांग्रेस का जो बदतर होना था वो हो चुका। बदतर 19 के चुनाव तक हो रहा था, हो गया। अब कांग्रेस का बदतर उससे ज्यादा नहीं होगा, अब बेहतर होना शुरू हुआ है। वो इतना नहीं है कि आंधी आ गई है, लेकिन बेहतर हो रहा है, तो ये नजर आ रहा है। इसका एक दूसरा अगर परिभाषा, इसकी व्याख्या ये भी होगी ना कि कांग्रेस का बेहतर हो रहा है, तो क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है? वो क्या देखते हैं? क्या महंगाई, बेरोजगारी, या 10 साल हो गए एंटी इनकम्बेंसी, या इतने वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे? क्या वजह है जिसमें उसमें ढलान आपको फिर दिखती है? क्योंकि एक अगर बेहतर होगा तो दूसरा नीचे भी तो आएगा। देखिए, डिसकंटेंट तो महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तौर पर जो विषमता फैली है उसी से है, लेकिन सबको उसको व्यक्त करने का तरीका नहीं मालूम। बेचैनी है, अब बेचैनी को निकालने के लिए वो तर्क दूसरा ढूंढते हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग तर्क हो जाते हैं। तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी का तर्क ये है कि गांधी परिवार की ये सीट है और राहुल गांधी आ गए हैं सोनिया गांधी के रिटायर होने के बाद, और हम राहुल गांधी के साथ, और राहुल गांधी के रहने से ही हमें पूछने सारी दुनिया से और देश के मीडिया वगैरह के लोग आते हैं। हाँ, ये बहुत लोग यहाँ बोलते हैं कि पहचान हमारी, ये जो भाव है उनमें श्रेष्ठता का भाव, कि इसकी वजह से हमारी पूछ होती है। ये अमेठी में भी है और ये रायबरेली में भी है। रायबरेली में जोर से है। अब अमेठी अगर देखें हम, चूंकि अमेठी भी आप गए थे, एक और चीज मुझसे छूट गई थी, मैं डाल दूं प्लीज। एक और यहाँ बड़ा समर्थक वर्ग है महिलाओं का। हाँ, बहुत अहम है। महिलाओं में ये बहुत अहम था। जो मैंने 4 और पॉइंट्स बताए थे, 5वां है महिला। महिलाओं में कांग्रेस की स्वीकृति यहाँ तुलनात्मक रूप में देश के दूसरे हिस्सों से कांग्रेस के पक्ष में हमेशा से ज्यादा रही है, क्योंकि सोनिया गांधी यहाँ लड़ती रही, उसकी भी वजह है। लेकिन इसका काउंटर ये समझने के लिए कि ऐसे अगर देखिए कि देश के बहुत सारे राज्यों में महिलाओं में मोदी की योजनाओं का आकर्षण या लाभार्थी वर्ग से फायदा बीजेपी को ज़्यादा होता रहा है, और ये बीजेपी उसी तरह से काम भी करती है, चाहे एमपी में करे, चाहे यूपी में करे, चाहे मोदी जी महिलाओं, माताओं, बहनों। तो क्या वो फैक्टर यहाँ आपको बीजेपी के पक्ष में कम दिखता है? ये राजनीति का नया फिनोमिना है महिलाओं में इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का। शुरुआत मोदी जी ने की, लेकिन अब जितने कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्ष शासित राज्य हैं, सब महिलाओं के लिए योजनाएं लेके और फंड्स लेके आए हैं। कर्नाटक में 2000 रुपए उनके अकाउंट में जा रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया कि परिवार की मुखिया महिला को 1 लाख साल में देंगे 8,500 से आएगा। हाँ। तो अब महिलाओं पर सबका टारगेट है, और चूंकि कांग्रेस उनसे ज्यादा ऑफर कर रही है और दे रही है अपने राज्यों में, तो शिफ्ट उधर भी आप देखेंगे। तेलंगाना में, कर्नाटक में और आंध्रा में ये स्कीमें उन पार्टियों को मदद करेंगी जो वहाँ सत्ता में है। और उसके बाद अब अगर बातें अमेठी, पड़ोस की सीट, मैं अमेठी 3-4 दिन रहा हूँ, कल रात भी कहीं गया था। जैसे 3 तारीख को हम लोग वहाँ अमेठी कांग्रेस ऑफिस में, संजोग से आप भी आ गए थे, उस दिन लग रहा था कि कांग्रेस का चुनाव बैठ जाएगा, एकदम वॉकओवर स्मृति ईरानी को मिलेगा। और अब अगर देखें तो 11-12 दिन हो गए, तो क्या स्थिति बदलती दिख रही है अमेठी में आपको? अमेठी मुझसे ज्यादा आपने इस चुनाव में कवर किया है। हाँ। आप जिस दिन नॉमिनेशन होना था उसके पहले से 2 रातों से वहीं पड़े थे। 3 दिन से था, 4 कांग्रेस दिन। इसी इंतजार में क्या होगा दफ्तर में थे, आप उधर आइए करण। हाँ, जिसमें मुर्दनी छाई हुई, आप उधर आइए। हाँ, कांग्रेस दफ्तर जिसमें मुर्दनी छाई हुई, उधर आ जाइए। हाँ हाँ, सॉरी। जब ये हुआ कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, तो आपने ही दिखाया था कि 15-20 आदमी बचे थे दफ्तर में। हाँ, बिल्कुल। और मैं भी जब पहुंचा तो मैं सोच रहा था 100-200 आदमी नॉमिनेशन में मिलेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे वहाँ 1000-2000 आदमी तो हो गया था, 1500-2000 हो गया। नामांकन के समय ठीक ठाक हो गया था। और फिर प्रियंका गांधी आ गई तो फिर मामला वो एक लेवल तक जमा। लेकिन हमको आपको विश्वास नहीं हुआ कि ये मामला कहीं वहां जाएगा जहां आज हम उसके बारे में जहां कहें कि क्लोज फाइट है और कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति हम नहीं कह सकते थे। अपने यहाँ सत्य हिंदी पर और अन्य जगहों पर प्रोग्राम्स में मैंने कहा भी कि कांग्रेस ने क्यों ऐसा किया, ये मेरी समझ से परे है, और वे बेवजह ये सीट जो है ऑफर कर दी प्लेट पे रख के बीजेपी को।
हाँ। ये मेरा उस दिन निष्कर्ष था अपना। हाँ। बगल का होने अमेठी 40 साल से कवर करने के बावजूद, लेकिन आज जब मैं फिर वहीं से गुजरता हुआ रायबरेली में आया हूँ, रोज ही मैं वहाँ 100 लोगों से फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। लोग मुझे खुद ही फ़ोन करके बताना चाहते हैं। आप लोगों की रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, अन्य तमाम रिपोर्ट्स देख रहा हूँ। अब हम आपको, ये बहुत मुश्किल है कहने में कि हम कह दें कि क्या स्मृति ईरानी के लिए वो वॉकओवर बचा है, बल्कि रोज चुनाव जो है वो किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में बढ़ रहा है। और चुनाव के दिन, अभी आज कहना ठीक नहीं है, लेकिन आज इतना तो मैं कह सकता हूँ, शायद इसको आप भी माने, कि अब चुनाव बहुत ही कांटे का पहुंच चुका है अमेठी में। अब चुनाव वैसा नहीं है जो हमें नामांकन के दिन दिख रहा है। मुझे भी यही लगता है। मैं कल रात भी जैसे किसी गांव में गया, मैं और 3 तारीख से पहले भी था, मेरी भी राय वही थी कि कांग्रेस ने सीट प्लेट में सजा कर दे दी और ये वॉकओवर हो गया। लेकिन अब जो 10-11 दिन में, खास तौर से प्रियंका गांधी ने 3 दिन नुक्कड़ सभाएं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिशें हो रही है, उनको एक तरह से यूनाइट करने में अशोक गहलोत की ड्यूटी लगी ऑब्जर्वर के तौर पर, गांव-गांव में जा रहे। और इन सबसे अहम, देखिए, कार्यकर्ता खाली जोर लगा ले, जो विपक्ष का कार्यकर्ता है उसके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, चेकिंग बहुत ज़्यादा है। आज पता चला बाहर की गाड़ियाँ राजस्थान की गाड़ियों पर वहाँ ज़्यादा नजर है, क्योंकि गहलोत साहब वहाँ आए हुए हैं और अपने लिए सारे दरवाजे, सारे खजाने, टेम्पो खुले हुए हैं। भले उनको कहें कि टेम्पो दे रहे हैं, लेकिन गुस्सा लोगों में वहाँ बहुत है स्मृति ईरानी के एरोगेंस के लेकर, उनके तौर तरीके को लेकर। और मुझे लगता है बीजेपी में भी एक बड़ा तबका है जो स्मृति ईरानी के खिलाफ है। ये एक बड़ा फैक्टर है। ये पॉइंट आपने बहुत सही उठाया, इसको मैं एलैबोरेट करना चाहता हूं। बस मैं खत्म करूं। जैसे मैं अमेठी गया, अब अमेठी जो है गढ़ है, वहाँ ठाकुर ज़्यादा है। संजय सिंह जो महाराज हैं अमेठी के, वो वहाँ अमेठी से ऐसे भी सांसद भी रहे, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, फ्लिप फ्लॉप, उनकी पॉलिटिक्स पर नहीं जाते, लेकिन 2012 में बीजेपी के टिकट से हारे। उनके समर्थकों को लगता है कि हरवाने में स्मृति ईरानी की भूमिका है, इसलिए वो ठाकुर सब, परसों भी, कल भी मुझे मिले, बोले हमारे भीतर एक टीस है कि महाराज जी को हरा दिया गया, हम तो उन्हीं से हैं। तो एक वो नाराजगी, बहुत सारे बीजेपी के लोग मिले जो ऑफ कैमरा बता रहे, भाई साहब बता नहीं सकते, ये तो बहुत एरोगेंट है, प्रधानी से लेकर ब्लॉक प्रमुख सब में घुसी रहती है, डिसेंट्रलाइज होने की वजह सब सेंट्रलाइज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर, प्लस राकेश सिंह का बीजेपी के साथ जुड़ना, तो बीजेपी वालों को लग रहा है हम तो इतने साल से उसी से लड़ रहे हैं, वो इधर आगे। तो ये सारे फैक्टर से नाराजगी ऐसी दिखती है। वो नाराजगी पोलिंग बूथ तक भी इसको कितना ले जाती है कांग्रेस, ये एक फैक्टर है। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि अब ये कह सकते हैं कि क्लोज फाइट जैसा दिख रहा है। देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी से नहीं कह रहा है, लेकिन हर जगह वो अपने स्थानीय प्रत्याशी पे गुस्सा निकाल रहा है। हर जगह है ये तर्क वही है, कोई न कोई कि एरोगेंट है, मिलते नहीं है, आते नहीं है, काम नहीं किया, सिर्फ मोदी जी के नाम पे क्या होगा। लेकिन किसी न किसी बहाने से वो जोश में नहीं है, हताशा है उसमें। यही हताशा इस चुनाव का संकेत है कि बीजेपी के समर्थक में भी और बीजेपी के कार्यकर्ता में भी इस चुनाव को लेके उत्साह नहीं है, नकारात्मकता है, और कई जगह वो उसके खिलाफ बोलता काम करता मिल रहा है। अब जैसे राहुल गांधी अगर चुनाव में होते, अगर अमेठी से, तो स्मृति ईरानी रोज बयान देती, रोज हेडलाइन होता, शाहजादे और पप्पू और ये ना जाने क्या क्या। राहुल गांधी काउंटर करते ना करते, स्मृति ईरानी को वो मिलता मीडिया ग्लेयर। लेकिन किशोरी लाल पर वो पर्सनल अटैक करके उनको लगता है हम छोटे हो जाएंगे। तो अब वहाँ बार बार वो राम मंदिर की बात कर रही हैं कि राम मंदिर का फैसला ये सुप्रीम कोर्ट से बदलवा देंगे, जो मोदी जी कह चुके हैं, ताला लगवा देंगे। तो क्या आप गाँव के मंदिर को चाहते हो छीन ले? वो जो नैरेटिव बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, मुद्दाबीन हो गई। उनके पास मुद्दा नहीं है, जबकि जनता के पास एक मुद्दा आ गया है कि वो एरोगेंट है। जनता ने वहां चुनाव लड़ने का एक मुद्दा बना लिया है कि स्मृति ईरानी एरोगेंट है, और स्मृति ईरानी के पास चुनाव जीतने का इस समय अमेठी में मुद्दा नहीं बचा है। यही इस चुनाव में एक पॉलिटिकल नतीजा। और वहाँ बहुत सारे बीजेपी के नेता वहाँ भी कैंप डालकर बैठे हैं। संजीव बालिया ने, जिनकी भूमिका पहले भी 19 में भी थी, केंद्रीय मंत्री, वो लगातार यहाँ बैठे हैं। राजेश मसाला एक हैं, उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े लोकल है, बड़े वो पंचायत के, जिला पंचायत के अध्यक्ष। मैं आपसे कह दूं, बहुत साफ बात है, अब बीजेपी इस चुनाव में पैसा बांट के ही नतीजा बदलने में लगी है लास्ट मोमेंट में, जो मुझे बहुत लोगों ने कहा है। राजेश मसाला का आपने नाम लिया, यहाँ कच्चे में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी का सर्कुलेशन में रहता है तो उस कंपनी का है, और वो इस समय स्मृति ईरानी के बहुत करीब है। बहुत से लोग उससे भी नाराज हैं, निजी कार्यकर्ता, अब उसके कारण हो सकते हैं। तो अब वही सब इशू बचे हैं।
बाकी चुनाव बहुत कमजोर हो। जैसे मुझे किसी ने, अभी मैं आखिर ख़त्म कर रहा हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, एक सज्जन आए, सिंह साहब थे, उन्होंने कहा हम ठेकेदारी छोटा मोटा करते हैं, बीजेपी से हम 30 साल से जुड़े हैं, हाँ। लेकिन अब क्या है, हम लोगों को काम नहीं मिलता, गुजराती आ गए, सड़क नाली से लेकर फ्लाईओवर के अगल बगल जो भी काम है सब गुजराती कर रहे हैं, ठेकेदार कहीं बाहर का, हम लोग को काम मिलता नहीं है। और राजेश मसाला एक के यहाँ सबसे ताकतवर हैं, और बाकी विजय गुप्ता का नाम लेने लगते हैं जो स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि हैं, सब चीज़ सेंट्रलाइज है, हम लोग की कोई हैसियत नहीं रही। वो बहुत नाराज़ था कि हम लोग चाह के भी इस बार नहीं चाहते हैं जीते। एक बात कही, मुझे ब्लॉक के नंबर याद नहीं है, उन्होंने कहा 13 ब्लॉक है अमेठी में और प्रधान टोटल मिला के 50-50 बताया, लगभग 500 प्रधान है। अब उनका कहना है कि प्रधानों को मैनेज करने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। अब मैनेज कैसे करेगी उसको इन्वर्टेड कोमा में छोड़ देता हूँ आप, तो वो एक फैक्टर होगा कि आप कैसे मैनेज कर लेते हैं। बस इसी पे मैं भी आपसे सहमत होके अपने को खत्म करते हैं। और यहाँ शीतल जी को अगला प्रोग्राम होना है और मैं इनको पकड़ लेता हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने कह दिया कि 40 साल से न जाने कितनी बार अमेठी रायबरेली आया। जाहिर है, अब ये पड़ोस का ही है, रास्ता भी है, आते ही रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।